नमस्कार दोस्तों। तो आइए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि फिजिक्स में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो अब 11 प्रश्नों का सॉल्व तो हमने कर चुका है। अब 12वें नंबर का आपके चैप्टर का 12वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन 12 नंबर क्या कह रहा है कि मूल बिंदु पर एक 8 मिली कूलाम का आवेश स्थित है और -2 × 10⁻⁹ कूलाम के एक छोटे से आवेश को बिंदु 003 से बिंदु 069 से होकर बिंदु 040 तक ले जाने में कितना किया गया कार्य होगा। तो परिकलित करना है कार्य। ठीक है, चलिए। एक है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु पर यानी यहाँ पर एक बिंदु आवेश रखा गया है जो 8 मिली कूलाम 8 × 10⁻³ कूलाम का है। और एक जो बिंदु है वो है 003 सेंटीमीटर 00। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर है 003 यहाँ पे रखा है। अब यहाँ से उसको लेकर जाते हैं 069। तो 069 पर सपोज दैट यहाँ पर 069 पर यहाँ पर लेकर जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य। फिर यहाँ से यहाँ तक ले जाने में यहाँ पर निर्देशांक है 040। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य। तो हम क्या करेंगे कि पहले यहाँ पर V1 निकाल लें, यहाँ V2 निकाल लें और यहाँ पर V3 निकालने। तो इन दोनों के बीच जो होगा वो डेल्टा V होगा और इन दोनों के बीच जो हो जाएगा डेल्टा V2 हो जाएगा। तो डेल्टा V1 डेल्टा V2 जब पता हो जाएगा तो हम कार्य निकाल लेंगे W। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि W/Q बराबर क्या होता है, V होता है। तो जब W निकालना है तो V × Q। तो यहाँ डेल्टा V × Q लिखेंगे, डेल्टा V × Q और Q की जगह पर यही रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर और यहाँ पर विभव की गणना कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर स्थिति ऊर्जा, यहाँ पर स्थिति ऊर्जा, यहाँ पर स्थिति ऊर्जा, तीनों जगह का स्थिति ऊर्जा निकाल लेते हैं। क्यों? तो यहाँ पर तो निकाल लें, तो उससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। स्थिति ऊर्जा के लिए फार्मूला आपको पता ही है, या डेल्टा V निकाल लें। यहाँ से यहाँ तक ले जाने में डेल्टा V, तो डेल्टा V के द्वारा भी आप निकाल सकते हैं। तो डेल्टा V के लिए पहले आपको V1 निकालना होगा। तो V1 के लिए 1/4πε0। ठीक है, और Q, तो Q1 Q2 तो Q/R। तो Q/R, तो Q की जगह पर तो 8 होगा ना, 8 × 10⁻³ R। R का मान जो है वो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर 3 है, 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर को 0.03 मीटर हो जाएगा। तो 0.03 मीटर। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर V1 हो गया। अब जब V1 पता हो गया तो U1 निकालने के लिए हम इसी में गुणा कर देते हैं, इसी में हम गुणा कर देते हैं तो निकल जाता है। या V1 से निकाल लेते हैं, Q1 का गुणा करते Q2 का तो निकल जाता है U1। तो चलिए यहाँ पर ये आ गया, तो ये हो गया 9 × 10⁻9 और 8 × 10⁻³ और 0.03। तो नीचे 100 का गुणा कर दें, ऊपर 100 का गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा नीचे 3। तो ये कट जाएगा, 3 से 3 लिखे 9, तो 3 × 10, 3 गुणे यहाँ पर 8 कर दें और 10⁻, 9 और 2 ये, तो 9 × 2 = 11। तो 11 - 3, तो 8 लिख के 24, 24 × 10⁸ ये इतना वोल्ट। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया V1। अब V2 निकालते हैं। तो V2 निकालते हैं दूसरी जगह, यहाँ पर। तो यहाँ पर है 6, 9। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये R। ठीक है, तो ये R जो दूरी होगा तो √0² + 6² + 9² रखेंगे ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ये R2 के लिए, ये तो R1 था 3 सेंटीमीटर, R2 ये, R3 ये हो जाएगा। तो R2 निकालेंगे तो R2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 और 9 9 81, तो ये हो जाएगा कितना 36 और 1 6 1 7 और 8 और 3 11, तो 117 का वर्गमूल निकाल लिया जाए। तो 117 का वर्गमूल जरा निकालिए जल्दी से, R2 की वैल्यू निकालिए 117 का वर्गमूल। एक 117 का वर्गमूल, एक 117 का वर्गमूल, 117 का वर्गमूल लगभग 10 दशमलव समथिंग आएगा। तो 10 ये 81 करीब में आएगा। तो 816, तो 82 भी लिख सकते हैं, तो 82 लिख दीजिए, क्या करना है। R2 इतना सेंटीमीटर है। तो अब V2 का मान निकालेंगे, तो हम यहाँ पर रखें 9 इंटू 10⁻9 इंटू 8 गुणे 10⁻³ अपान R2 का मान है तो 10, तो 0.108, ठीक है, सेंटीमीटर। तो 0.108 मीटर हो गया। अब नीचे भी 100 से गुणा कर दें, ऊपर भी 100 से गुणा कर दें, तो ये नीचे एक ही हो जाएगा, क्यों, ये 8 है तो लगभग 101 कर सकते हैं। तो ये 1000 से गुणा कर दें, अब या तो 1000 से गुणा कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, हम देखेंगे कि 9 इंटू 8 और इंटू 1 2 3 9 3 12, 10⁻12 - 3 और बटे 108, तो ये आ जाएगा 8 9 72। अब 72 में 8 से भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा 72 बटा 108 गुणे 10⁹। तो भाग देकर निकालिए कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 72 में 108 से भाग दीजिए जल्दी से, तो लगभग 0.67 आएगा। तो ये बराबर 0.67 गुणे 10⁹ जो 9 वोल्ट, ये हो गया V2, ठीक है। और अब इसी तरह हम V3 निकालेंगे, तो पहले R3 निकालना पड़ेगा। तो आइए पहले R3 निकाल लेते हैं। तो R3 देखिए, R3 कैसे निकलेगा, तो अंडर रूट ये 0 का स्क्वायर, तो ये तो 4 है ना, तो R3 की जगह पर 4 ही रखना है, R3 4, इसलिए V3 निकालेंगे तो V3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि 9 इंटू 10⁹9 इंटू 8 गुणे 10⁻³ अपान 0.04। 100 से ऊपर गुणा करें, 100 से नीचे तो नीचे 4 हो जाएगा। तो ये 9 गुणे 4 दूना क्या 2, 9 गुणे 2 गुणे 10⁹9 और 9 और 2 11, यहाँ 11 - 3, तो ये 9 दूना 18, 18 गुणे 10⁻, ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 18 गुणे 10⁸ वोल्ट हो गया, ठीक है, ये V3। तो V1 से V2, तो V1 से V2 गया, फिर V2 से V3 तक गया, तो डेल्टा V1 हम निकालेंगे पहले। तो V2 में से V1 को क्या करेंगे, घटाएंगे, या V1 में से V2 को घटाएंगे। तो चलिए V1 से V2 को घटाएं, तो V1 का मान है कितना 24 गुणे 10⁻, तो 2.4 है ना, 24 गुणे 10⁸, ठीक है। और V1 और V2 कितना है, तो V2 है आपका 6.7, 6.7 इंटू 10⁸, ये V2 है। तो डेल्टा V1 हो जाएगा 24 गुणे 10⁸ और माइनस ये 6.7 इंटू 10⁸। तो ये कितना हो जाएगा, 24 में से 6.7 घटा दीजिए, तो 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ बचेगा 3, 13 में से 6 जाएगा,
तो 7 1 तो 17.3 गुणे 10⁸ ये हो गया डेल्टा V1। अब देखिए V1 से V2 यहाँ से यहाँ तक गए तो डेल्टा V2 अगर निकालेंगे तो यहाँ पर जब गए तो यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ हो गया 9 दूना 18, ये 18 आ गया। तो 18 यहाँ पर है गुणे 10⁸ और यहाँ पर है 6.7, तो 18 गुणे 10⁸ माइनस 6.7 गुणे 10⁸, तो ये 18 में से 6 निकल जाए, 10 में से 7 जाएगा 3, 7 में से 6 जाएगा 1, तो 11.3 गुणे 10⁸, ये डेल्टा V2 है, ठीक है। और ये है डेल्टा V1। तो जो टोटल W हो जाएगा वह W जो होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ समझिए W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2। अब W1 जो है वो कार्य हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा V1 इंटू Q, फिर डेल्टा V2 इंटू Q2, क्यों, तो डेल्टा V1 इंटू Q, तो डेल्टा V1 इंटू Q डेल्टा V है, यहाँ पर V1 17.3 गुणे 10⁸ गुणे Q, और Q का मान पता है, Q का मान जो दिया गया है वो लगभग दिया है 2 गुणे 10⁻⁻⁹ -9, ठीक है। तो ये कितना जूल हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 दूना के 34, तो 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 1 3, 34.6 गुणे 10⁻⁻1, ठीक है। ये W1 के लिए, इसके लिए, ठीक है। और प्लस अभी डेल्टा V2 कितना है, तो 11.3 गुणे 10⁸ और इंटू -2, तो यहाँ पर 2 गुणे 10⁻ कितना -9, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, ठीक है, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये 22.6 गुणे 10⁻⁻1। अब देखना ये है कि जो वर्क हो रहा है टोटल वर्क, ठीक है, वह टोटल वर्क जो है किसके बराबर हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 22.6 है, तो इसको हम कहेंगे 3.4, इसको 2.2, ठीक है। तो 3.4 है और ये 2.2 के करीब है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर एक चीज़ समझना है आपको कि जब यहाँ से यहाँ तक जा रहा था तो यहाँ से यहाँ तक जाने में विभव बढ़ रहा है। देखिए 6.7 वोल्ट था ना यहाँ पे, यहाँ पर V2 का मान था कितना 0.67 गुणे 10⁹, और जब V3 निकाला गया तो 18 इतना हुआ। इसका मतलब यहाँ से जब यहाँ गया तो ऋणात्मक वर्क हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ऋणात्मक वर्क हुआ, तो इसको माइनस में रखेंगे, क्या रखेंगे, माइनस में। तो यहाँ पे प्लस के स्थान पर माइनस हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो वर्क हो रहा है, लेकिन जब यहाँ से यहाँ हो रहा है तो बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो माइनस कर देंगे, तो ये जो प्लस है यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो -1 पावर है तो ये 3.4 हो जाएगा, और माइनस ये 2.2 हो जाएगा लगभग। अब 3.4 में से 2.2 घटा दीजिए तो 1.2 लगभग आएगा, लगभग, तो यही आंसर होगा 1.2 जूल, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। पहले आप निकालिए यहाँ पर V1, पहले बिंदु पर V1 निकालिए, फिर दूसरे बिंदु पर V2 निकालिए, फिर तीसरे बिंदु पर V3 निकालिए, ठीक है। और डेल्टा V1 निकालेंगे हम, तो डेल्टा V1 तो V2 में से V1 को घटा देंगे, ठीक है। और फिर डेल्टा V2 निकालेंगे तो V3 में से V2 को घटाएंगे, तो V3 में से V2 घटाएंगे ना। अब देखिए यहीं पर कि हमने क्या किया था कि V2 में से V3 को घटाया, V3 में से V2 को ना घटाकर, ठीक है,
यहाँ पर V2 में से V1 को घटाना चाहिए था। अब यहाँ पर देखिए V1 में से V2 घटाना चाहिए, V2 में से V3 को घटाना चाहिए था। यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया कि V3 में से V2 को घटा दिया। ठीक है, तो V2 में से V3 को घटाएंगे तो ऑटोमेटिक ये माइनस आएगा ही आएगा, यानी इसको प्लस रखना था और इसको क्या करना था, माइनस करना था। तो कर लीजिए जल्दी से लगा लीजिए। चलिए अगला नंबर हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है कि B भुजा वाले एक घन के प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश है। इस आवेश विन्यास के कारण घन के केंद्र पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। चलिए घन के, अब यहाँ पे कह रहा है कि B भुजा वाला कोई घन है, यानी ऐसे इमेजिन करिए ये कोई जो है घन है, ये घन, ठीक है, और इस घन के केंद्र पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की गणना करना है। जबकि सभी पर Q आवेश है, यहाँ पर भी Q आवेश है, यहाँ पर भी Q आवेश है, यहाँ पर भी Q आवेश है, हर जगह Q आवेश है। ठीक है, Q आवेश हर जगह। और यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र अगर ज्ञात करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। तो यहाँ पर प्लस Q लेंगे तो इसके कारण इधर की तरफ, इसके कारण इधर की तरफ निरस्त कर देंगे, सब एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। तो वैद्युत क्षेत्र तो 0 हो जाएगा, लेकिन वैद्युत विभव की गणना करना है तो इसके V1, V2, V3, V4, V6 सब निकालेंगे। और सबके लिए जो केंद्र से, जैसे ये शीर्षों से जो केंद्र की दूरी होगी, शीर्षों से जो केंद्र की दूरी होगी वो विकर्ण का आधा होगा। ठीक है, किसी भी विकर्ण से, ऊपर से देखें चाहे ऐसे देखें, ठीक है, तो विकर्ण का आधा होगा। तो विकर्ण जो आएगा वो तो B√3 होगा, ये डायगोनल है, विकर्ण है, और इसकी आधी दूरी होगी वो R होगा, जो यहाँ से केंद्र से ये दूरी है वो R D/2 होगा। तो ये R/D/2 है, और इसको हम निकालेंगे D/2, तो B√3/2, क्योंकि डायगोनल तो B√3 होगा, सभी भुजाएं B है, तो ये B√3 पूरा होगा, तो ये हो जाएगा B/2√3। अब देखिए कि यहाँ पर V1 निकालें तो V केंद्र पर, इसके कारण जो V होगा, ठीक है, वो हो जाएगा कितना, तो 4πε0 Q/R। तो R ये रखेंगे R के जगह पर। अब देखिए 1/4πε0 Q, R के जगह पर लिखेंगे B√3/2। अब देखिए 2 चला जाएगा ऊपर, तो 1/4πε0 ये 2Q/B√3। अब देखिए ये तो एक आवेश के चलते हैं, कितने आवेश होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आवेश है ना, इसलिए जो कुल विभव होगा केंद्र पर, ठीक है, वो 6 इंटू भी हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 इंटू 1/4πε0 इंटू 2Q/B√3, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। तो 12 इंटू 1/4πε0 और Q
Q/B√3। ये हो गया किसकी वैल्यू, V की वैल्यू। वैद्युत विभव तो निकल गया, और वैद्युत क्षेत्र जो हो जाएगा वो E जो है, जैसे आवेश पर केंद्र पर घन के विकर्ण के शीर्षों के आवेशों के कारण विपरीत दिशा में समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसलिए केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। तो बना लीजिए चित्र और ये लिख लीजिए जल्दी से। हो गया। देखा जाए 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर, तो 14 नंबर में कह रहा है कि 1.14 नंबर 1.5 माइक्रोकूलाम 1.5 माइक्रोकूलाम और 2.5 माइक्रोकूलाम आवेश वाले दो सूक्ष्म गोले 30 सेंटीमीटर दूर स्थित हैं। 30 सेंटीमीटर दूर स्थित हैं। अब देखिए कह रहा है कि एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, जिनके बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर 2.5 माइक्रोकूलाम का है और यहाँ पर 1.5 माइक्रोकूलाम का है। अब इसमें दो प्रश्न है। पहला है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, तो यहाँ मध्य बिंदु पर, तो मध्य बिंदु का मतलब इधर से 15 और इधर से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की गणना करना है। चलिए वैद्युत विभव अगर निकालते हैं तो 1.5 के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव 1.5 के कारण विभव, ठीक है, V1 है तो 1/4πε0 Q1, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻⁶/R, तो 0.15। ठीक है, तो ये V1 हो गया। तो ये इसका मान तो 9 इंटू 10⁹ है और इंटू ये हो जाएगा 100 से हम ऊपर नीचे गुणा कर दें। ठीक है, तो ये 15 और ये हो जाएगा 150, तो ये हो जाएगा 150 में 15 से भाग देंगे तो 10, क्यों, तो लिख दें 10। 150 में 15 से भाग देंगे तो 10 हो जाएगा और गुणे 10⁻⁻⁶, तो -6, 9 1 10, 10 में से 6 जाएगा 4, तो 9 गुणे 10⁴, 10 घात हो जाएगा, 1 घात ये, तो ये 4, तो ये इतना वोल्ट। अच्छा, 2.5 माइक्रोकूलाम के कारण विभव
विभव V2 बराबर 9 इंटू 10⁻9 इंटू ये 2.5 गुणे 10⁻⁻6 अपान ये 0.15। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लें तो 100 से नीचे गुणा करें, 100 से ऊपर गुणा कर लें तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, ये हो जाएगा 250, नीचे हो जाएगा 15, तो 250/15, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 5 15 और 10⁻⁻6 और ये 3 3 के 9 और फिर 5 से ये 50, क्यों, तो अब 50 का गुणा 3 में हो जाएगा, तो 5 3 15, 150 गुणे 10⁻, ये 9 में से 6 जाएगा तो 3, अब ये 150 गुणे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको 150 को अगर ऐसे लिखे 15 गुणे 10⁻4 लिख दें तो ये V2 हो गया, तो टोटल V जो हो जाएगा वो V1 प्लस V2 होगा, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻4 प्लस 15 गुणे 10⁻4, तो 15 और 9 जुटेगा तो 24 गुणे 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए इसको जल्दी से। ये केंद्र पर है, केंद्र पर चित्र बना लीजिए। और वैद्युत क्षेत्र अभी ज्ञात करना, इसी पर वैद्युत क्षेत्र, तो E1 और E2, तो E1 इसके कारण E1 निकालेंगे, इसके कारण E2 निकालेंगे, और जब E1 और E2 निकल जाएगा तो अब देखेंगे इसके कारण होगा तो इधर की तरफ, इसके कारण इधर की तरफ, तो घटेगा, जुटेगा नहीं, क्या होगा, घटेगा, तो E1 और E2 अभी निकालना है। ठीक है, हटा दें इसको। तो चलिए अब देखिए, वैद्युत विभव था, अब वैद्युत क्षेत्र बिंदु पर, तो E1 1.5, यहाँ 1.5 है, के कारण वैद्युत क्षेत्र E1, ठीक है, के कारण वैद्युत क्षेत्र E1, तो E1 जो होगा वो इधर की तरफ होगा और इसके कारण जो E2 होगा वो इधर की तरफ होगा, तो E1 बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 और 1.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपान R स्क्वायर, तो 0.15 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, अब इसको यहीं छोड़ देते हैं, इतना ही। अच्छा, ये हो गया। अब दूसरा 2.5 के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर, तो E2 बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, 2.5 इंटू 10⁻⁻6 अपान 0.15 का स्क्वायर। अब देखिए, चूँकि E2 अधिक है, E1 कम है, तो अब टोटल जो E होगा वो तो E2 माइनस E1 होगा, तो E2 माइनस E1, तो इसमें से इसको घटा दें, तो 9 इंटू 10⁻9 और 2.5 गुणे 10⁻⁻6 अपान 0.15 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻6 अपान 0.15 का स्क्वायर। अब जो कॉमन है कॉमन ले लीजिए, तो 9 इंटू 10⁻9 अपान और 9 10⁻9 10⁻⁻6 भी कॉमन है, 10⁻⁻6 कॉमन ले लें और नीचे 0.15 का स्क्वायर कॉमन ले लें, तो बचेगा कितना 2.5 माइनस 1.5,
तो ये तो घटेगा तो 1 आ जाएगा, तो ये 1 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो ई का मान निकल गया। निकाल लीजिए जल्दी से ई का वैल्यू। हो गया, जल्दी से करिए। आइए देखा जाए कि 14 का बी नंबर आप देखिए तो कह रहा है कि दोनों जो ये आवेश हैं 1.5 माइक्रोकूलाम और 2.5 माइक्रोकूलाम, इसके मध्य बिंदु पर दोनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पी बिंदु है, चाहे ऊपर हो सकता है नीचे हो सकता है। तो अब यहाँ पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की गणना करना है। चलिए हम पहले वैद्युत विभव की गणना करेंगे। तो इसके कारण यहाँ पर विभव और इसके कारण यहाँ पर विभव दोनों को जोड़ना है। तो चूंकि यहाँ पर ये 1.5 माइक्रोकूलाम है, ये 2.5 माइक्रोकूलाम है और दूरी ये r काम करेगा। तो ये 15 है, ये 10 सेंटीमीटर, तो r तो r निकालेंगे अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये अंडर रूट 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा 325। क्यों, अब 325 का वर्गमूल निकाल लिया जाए। ठीक है, जल्दी से 325 का वर्गमूल निकालिए। अब यहाँ पे हम रखेंगे तो 1.5 माइक्रोकूलाम के कारण विभव V1 बराबर 9 इंटू 10⁻9 इंटू ये 1.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन r, और r का मान ये जल्दी से निकालिए। r का मान कितना हो रहा है, r का मान निकालिए। तो 325 का वर्गमूल निकालना है, 325 का वर्गमूल तो 18.0, तो 18.302 होगा, 324 का 18 होगा, तो 18.02 कुछ भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए निकाल कर। यहाँ पर लिख देते हैं 18.02 या 03 जो भी हो। ठीक है, ये V1 हो गया। अब 2.5 माइक्रोकूलाम के कारण विभव, ठीक है, तो V2 बराबर 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻6 अपान ये वही रहेगा 18.02। अब कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2। तो अब यहाँ पर टोटल विभव V1 प्लस V2, V1 का मान है इसमें और इसमें जो कामन है कामन ले लें, तो 9 इंटू 10⁻9, यहाँ भी है यहाँ भी कामन ले लिया, और नीचे भी कामन है 18 तो ये 10⁻⁻6 कामन है और 18.02 कामन है, और बचा ये, तो इसको लिख दें 1.5 प्लस 2.5, ये जोड़ दिया जाए तो ये 4 हो जाएगा ना, 3 1 4, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻3, ठीक है, और इंटू 4 अपान 18.02, तो 18 ही रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो V बराबर लगभग में हम लिख सकते हैं, ये 18 अगर है तो 9 दूना 18, 2 दूना के 4, तो 2 गुणे 10⁻3 लगभग हम लिख सकते हैं वोल्ट। ठीक है,
एक्यूरेट तो ये भाग देकर निकालना होगा, तो हमने लगभग इतना लिख दिया। तो लिख लीजिए, जल्दी से लगाइए। ये विभव के लिए, विभव के लिए लिखिए जल्दी से। कुछ लोगों का कहना यह है कि बहुत तेज़ हम मिटाते हैं, बहुत तेज़ लिख लेते हैं, तो आराम आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले भी हम बता चुके हैं कि अभी वीडियो अपलोड ही रहेगा, इतने जल्दी हम हटाएंगे नहीं वहाँ से। तो आप जो है 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 दिन के बाद भी देखिए, लेकिन एक बार ज़रूर देखिए। हर 2 दिन पे, 3 दिन पे, 4 दिन पे, जब भी फुर्सत मिले तो आप देख लिया करिए, जिसमें दिक्कत है, जिस भी क्लास में। जोड़िए और लोगों को आप लोग जोड़ोगे तभी तो और अच्छा लगेगा हमें पढ़ाने में। क्रम से चला जा रहा है। अन्य यूट्यूब चैनलों की तरह नहीं है ना कि जो है कभी कहीं पढ़ाएंगे, कभी कहीं पढ़ाएंगे, 10 डाल के जो है ख़त्म कर देंगे। ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा आप पढ़ेंगे, लेकिन तभी संभव है जब आप जो है इंक्रीजिंग आर्डर में रखेंगे, बताएंगे आप लोगों से। जब आप देख रहे हैं तो आप ही चर्चा करेंगे ना, तभी तो लोग जानेंगे। जब आप बताएंगे ही नहीं तो कौन देखेगा। लाइक ज़रूर किया करिए और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। हो गया, चलिए। अब देखिए, हम लोग वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए देखा जाए कैसे वैद्युत क्षेत्र की गणना होता है। तो आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। ये तो भाई स्केलर क्वांटिटी है, इसको तो जोड़ देंगे। उसमें तो दिशा का बोध होता है, तो दिशा को लेकर हम चलेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र ई के लिए आइए। तो वैद्युत क्षेत्र अगर यहाँ पर ई है तो देखिए, पहले समझिए, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र जो है इधर होगा, ठीक है, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, ठीक है। अब इसके एक तो इन दोनों के बीच का अगर कोण थीटा पता हो तो रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं। इसके बीच का कोण थीटा हो तो थीटा निकाल लेंगे, तो निकल जाएगा। थीटा निकलेगा कैसे? तो थीटा देखिए, ये है 15 और ये है 10। तो इधर अगर थीटा है तो इधर भी थीटा होगा, तो 2 थीटा हो जाएगा ना। तो tan थीटा, यहाँ से हम देखें तो tan थीटा का मान 15/10 लिखेंगे। यहाँ से आप देखिए, tan थीटा का मान 15/10, ठीक है। ये कोण थीटा है, तो ये हो जाएगा 5 × 15, 5 × 2 = 10, 3/2। tan थीटा का मान 3/2 है, ठीक है। तो अब cos थीटा का मान हम निकाल सकते हैं। tan थीटा का मान 3/2 है, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो cos थीटा का मान अगर निकाला जाए तो cos थीटा का मान हो जाएगा √, यानी cos थीटा तो कर्ण ज्ञात करना होगा, तो आधार है 2/√। ये कर्ण का मान निकालने के लिए इसका वर्ग, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 × 4 = 13। 13 का वर्गमूल यहाँ पर रख देते हैं। ये cos थीटा है। अब देखिए, अगर हमें cos2 थीटा का मान निकालना हो तो हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब 2 × cos स्क्वायर थीटा, ये 2/13 होगा ना, 4/13। 2 का स्क्वायर 4, 13, तो 4/13 -1, तो 2 चौके 8, 8/13 -1, तो 13 में से 8 जाएगा तो -5/13। देखिए, cos2 थीटा का मान निकल गया। और हम पहले E1 और E2 निकाल लें, तब ये cos2 थीटा का फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। अब देखिए, ये है E1 और इधर है E2, और इनके बीच का कोण ये क्या है, 2 थीटा। तो चलिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले E1 ज्ञात किया जाए। तो E1 क्या है, 1.5 के कारण, तो 9 × 10⁹ ×
1.5 गुणे 10⁻⁻6 अपान अभी जो निकाला गया था तो 18.02 था, तो ये सेंटीमीटर में था ना, सॉरी, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.18 हो जाएगा, तो स्क्वायर। ठीक है, तो 0.180 तो 0.18 ही रख देते हैं, क्या, स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए E2 रखेंगे, तो E2 के लिए हम यहाँ पर E2 का मान रखेंगे तो 9 × 10⁻⁹ गुणे 2.5 × 10⁻⁻6। ठीक है, अपान यहाँ पर हो जाएगा 0.18 का स्क्वायर। ठीक है, पीछे जो विभव हमने निकाला था वहाँ पे 0.18 रख लीजिएगा, क्योंकि 18 सेंटीमीटर था, मीटर में बदलना था, हमने भूल गया था, तो बना लीजिएगा उसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9 गुणे 10⁻⁹, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 9, अब E1 और E2 तो पता हो गया, इसकी वैल्यू निकाल लिया जाए, एक्यूरेट वैल्यू। तो चलिए E1 की वैल्यू कितना आएगा, तो E1 का मान निकाल लें, तो ये 10⁻6 है, यहाँ पर है 10⁻9, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 9 × 1.5 × 10⁻3 और नीचे हो जाएगा 0.18 × 0.18। ठीक है, तो 0.18, तो ऊपर गुणा कर दें 10,000 का, नीचे भी 10,000 का गुणा कर दिया जाए, तो ये 18 हो जाएगा। तो आइए पहले E1 को ज्ञात कर लेते हैं, फिर E2 निकाल लिया जाएगा। तो E1 को निकाल लें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9 × 1.5 × ये 10⁻3 है, और 1 2 3 4, तो 10⁻7 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 18 × 18। तो यहाँ अगर हम 6 करेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा। अब देखिए 9 दूना के 18, 3 5 15, 3 6 18, ऊपर हो जाएगा कितना, 5 गुणे 10⁻6 बटे 12। ठीक है, तो इसको हम कर दें 50 गुणे 10⁵ अपान 12, तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 और ये 25। ठीक है, तो 25 में भाग 6 चौके 24, क्यों 1, फिर 6 कम 6, फिर 36, 50 में 1 6 गुणे 10⁵, तो ये E1 आ गया। अब इसी प्रकार अगर हम E2 निकालें तो 9 × 10⁹ × 2.5 × 10⁻⁻6 अपान 0.18 गुणे 0.18 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। ऊपर भी हम 10,000 का गुणा करते 10⁻4 का, नीचे भी 10⁻4 का, तो 9 गुणे 2.5 अपान 18 गुणे 18 होगा, और हो जाएगा यहाँ पे 10⁻4, 9 13 में से 6 जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 9 दूना के 18। जब यहाँ 6 घात करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो अब ये 3 से तो कटेगा नहीं, तो ये 5 से भी नहीं कटेगा, तो 25 रहने दें, क्यों, तो ये 18 दूना के 36, तो 25/36 गुणे 10⁻6, यहाँ पे 5 है तो इसको भी कर दे 250/36 गुणे 10⁻6। अब ये 250 में 36 से भाग देंगे, तो ये निकल गया E2। 250 में हम 36 से भाग देंगे, ठीक है, 250 में 36 से भाग देंगे तो लगभग आएगा 6.94, तो 7 हम लिख सकते हैं 10⁻6। ठीक है, तो ये हो गया E2। जब E1 आ गया E2 आ गया, ठीक है, तो पहले E1 और E2 निकालिए, ये E1 निकालिए और E2 निकालिए, जल्दी से निकालिए, गणना करिए, फिर आगे बताते हैं, थोड़ा तेजी से करिए।
हो गया। E1 निकल गया। तो चलिए अब देखिए E1 अब डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। E1 की मान कितना आया, तो 4.16 इंटू 10⁵ और E2 का मान कितना आया, E2 का मान आया 6.9 इंटू 10⁵। ठीक है, जब E1 और E2 निकल गया तो अब इनके बीच का कोण है 2θ। तो रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र E बराबर अंडर रूट, जैसे वेक्टर आप निकालते हो रिजल्टेंट वेक्टर, अंडर रूट क्या, P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर और प्लस 2PQ cos थीटा। आप यही लिखते हो ना, 2PQ cos थीटा। तो यहाँ पर cos थीटा, तो यही फार्मूला यहाँ इस्तेमाल करना है। तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और PQ cos थीटा, E1 E2 cos 2θ। ठीक है, तो चलिए अब यही फार्मूला हम यहाँ इस्तेमाल कर दें। तो E1 की वैल्यू है कितना, तो E1 की वैल्यू है 4.16 इंटू 10⁵ का स्क्वायर और प्लस 6.9 इंटू 10⁵ का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 4.16 इंटू 6.9 इंटू 10⁻10 और cos 2θ। तो cos 2θ की वैल्यू यहाँ पर आया है -5/13। तो यहाँ लिख दें -5/13। अब इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए 10⁵ यहाँ भी है, 10⁵ का स्क्वायर यहाँ है और 10⁵ तो यहाँ भी 10⁵ का स्क्वायर यानी 10⁻10 है। तो 10 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, 10⁵ को बाहर ले लें। तो अब यहाँ पर बचेगा कितना, तो 4.16 का स्क्वायर और प्लस 6.9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, -2 इंटू 4.16 इंटू 6.9 इंटू 5/13। ठीक है, और गुणे 10⁵ बाहर आ गया। अब इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करिए, जरा जल्दी से निकालिए। 4.16 का स्क्वायर करिए और लिखिए 4.16 का स्क्वायर। तो देखिए जब 4.16 का स्क्वायर करेंगे, 4.16 का, तो ये आएगा 17.3 और प्लस 6.9 का जब स्क्वायर करेंगे, 6.9 का, तो ये आएगा 47.61 माइनस, अब इन सब का गुणा कर दें आपस में और 13 से डिवाइड करना है। तो गुणा करिए 4.16 का 6.9 में और 2×5 10, 10 का गुणा हो जाएगा तो 41.6। तो चलिए गुणा करिए यहाँ पर 41.6 गुणे 6.9, जल्दी से गुणा करके निकालिए आप। तो ये आ गया 200, इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 287.04 और इसमें 13 से विभाग देना है, तो 13 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आ जाएगा लगभग 22.08। तो यहाँ 22.08 लिख दीजिए। ठीक है, और गुणे हो गया 10⁵। अब इन दोनों को जोड़कर इसको घटाना है, तो जोड़कर घटा दीजिए जल्दी से।
ये जोड़कर जब घटाएंगे तो आएगा 42.83 गुणे 10⁵। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए तो 6.54 आएगा। 6.54 इंटू 10⁵, लगभग यही आएगा वैद्युत क्षेत्र। तो निकाल लीजिए जल्दी से, जल्दी से गणना करिए। यहाँ वेक्टर से ही लगेगा, अगर वेक्टर नहीं पता होगा तो लगा नहीं पाएंगे हम। लगा लीजिए जल्दी से। अब 6.54 समथिंग आएगा, तो ये तो लगभग 6.6 भी आप लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। हो गया। देखिए वेक्टर से ही लगेगा, वेक्टर नहीं पता होगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि सदिश कहीं भी आप भौतिक विज्ञान में जहाँ पर सदिश राशि आ जाती हैं वहाँ पर जोड़ अथवा घटाना आप वेक्टर के द्वारा ही करेंगे, या गुणा करना होगा तो वेक्टर के द्वारा ही करेंगे। अभी हम आगे आपको वेक्टर पर एनालिसिस करवाएंगे। आपके मैथ में जो है वेक्टर है, और जब मैथ का वेक्टर आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। हो गया। चलिए अब देखिए, हटा दें। हटा दिया जाए। चलिए अब आप देखिए कहा जा रहा है 15 आंतरिक त्रिज्या R1 तथा बाह्य त्रिज्या R2 वाले एक गोलीय चालक खोल, ठीक है, पर Q आवेश है। अब खोल के केंद्र पर एक आवेश Q रखा जाता है, स्मॉल Q। तो खोल के भीतरी और बाहरी पृष्ठों पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, और कहा जा रहा है कि क्या किसी कोटर जो आवेश विहीन है में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, चाहे खोल गोलीय न होकर किसी भी अनियमित आकार का हो। स्पष्ट कीजिए। तो देखिए पहली बात ये है कि जब पहला प्रश्न जो कह रहा है उसके अंतर्गत हम देखेंगे 15 का, ठीक है, कि गोलीय कोश है, खोखलाकार गोला है ऐसे, ठीक है, ऐसे खोखलाकार गोला है जिसकी त्रिज्या दिया गया है R1 और R2। तो ये R1 है और ये क्या है R2, ठीक है, और इस पर जो है Q कूलाम का आवेश है, कैपिटल Q कूलाम, ठीक है। और छोटे गोले पर जो है केंद्र पर, इसके केंद्र पर जो है स्मॉल Q कूलाम का आवेश है दिखाता है। तो बाहरी पृष्ठों पर पृष्ठ आवेश घनत्व तो क्या होगा, तो बाहरी पृष्ठों पर, तो यही तो बाहरी पृष्ठ है। आंतरिक त्रिज्या R1 बाह्य त्रिज्या R2 है। तो गोलीय चालक के खोल पर Q आवेश है, तो बाहरी पृष्ठ पर ये पृष्ठ घनत्व तो इस पर पूछा जा रहा है। तो इस पर जो पृष्ठ घनत्व होगा इस पर, वो तो इसी को बांटा गया होगा ना, कैपिटल Q आवेश को, ठीक है। कहाँ किसको बांटा जाएगा, कैपिटल
क्यू आवेश का। तो ये जो बटेगा पृष्ठीय घनत्व, तो पृष्ठीय घनत्व तो जानते हैं आप सभी लोग कि पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा होता है उसे हम लोग कहते हैं पृष्ठीय घनत्व। एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठीय घनत्व या आवेश घनत्व। अब देखिए जो ये छोटा वृत्त है इस पर तो केवल यही आवेश काम करेगा, क्यों, ये वाला तो बाहर है, ठीक है। तो ये आवेश इस छोटे गोले पर काम करेगा, तो इसके लिए जो इसका पृष्ठ होगा, यह पृष्ठ छोटे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, छोटे गोले का पृष्ठ S1 है, तो ये 4 पाई R1 स्क्वायर होगा। और आवेश इस पर हो जाएगा स्मॉल क्यू, केवल क्यू ही तो आवेश काम करेगा ना इस पर, तो इसलिए इस पर आवेश घनत्व जो होगा, आवेश घनत्व जो होगा वो हो जाएगा, चूंकि देखिए अब इधर प्लस क्यू है तो ये तो इधर जब बाहर की तरफ होगा तो ये बाहर की तरफ माइनस क्यू आवेश हो जाएगा, क्योंकि अगर धनात्मक आवेश हम जब भी रखेंगे तो धनात्मक आवेश के कारण जो हमने बताया था आप सभी को कि प्रेरण होता है ना, यहाँ पर प्लस क्यू अगर आवेश है तो इधर जो है, इधर प्लस है सब, तो जब इधर प्लस है तो इधर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। फिर प्रेरण होगा तो प्रेरण के द्वारा इधर प्लस हो जाएगा, इधर क्यू है ही, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि आवेश जो है प्रेरण के माध्यम से आवेश जाता है दूसरे पर, तो प्रेरण के माध्यम से जो आवेश जाता है वह जो है हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर दिया है कि क्यू कूलाम का आवेश रखा जाता है, ठीक है, होल पर। तो अब आवेश घनत्व जो हो जाएगा वो तो अब प्लस क्यू है, तो यहाँ पर जो बाहरी होगा वो तो माइनस क्यू हो जाएगा ना। आवेश एक केंद्र पर रखा गया है तो ये आवेश कोश पर प्रेरण के माध्यम से आवेश जो होता है, बताया गया था आप सभी को कि जब इस पर कोई आवेशित वस्तु है और इसको जो है हम किसी एक आवेशित दूसरे वस्तु के पास ले जाते हैं, इसके प्रेरण के माध्यम से यहाँ पर माइनस हो जाता है और इधर का प्लस सब एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, बताया गया था। इस पर आने लगता है तो वही काम यहाँ पर, इसके कारण इधर जो होगा बाहर की तरफ वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो अब आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश की मात्रा बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए आवेश की मात्रा माइनस क्यू और पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर। तो यही आवेश घनत्व हो गया जिसको हम स्मॉल सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये तो छोटे गोले पर। अब बड़े गोले की बात करें, बड़े गोले पर तो जब बड़े गोले की बात करेंगे तो बड़े गोले पर आवेश की मात्रा कुल कितना हो जाएगा, तो बड़े गोले पर जो आवेश की मात्रा होगा वह टोटल आवेश की मात्रा, तो Q और ये तो Q है ही और ये भी Q के कारण इस पर होगा ना, प्लस हो जाएगा, तो इस पर भी तो पूरा का पूरा प्लस हो जाएगा। तो बड़े गोले पर, ठीक है, तो बड़े गोले पर आवेश की मात्रा, तो आवेश की जो मात्रा होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बड़े गोले पर आवेश की मात्रा हो जाएगा स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू, और बड़े गोले का पृष्ठ हो जाएगा, पृष्ठ ये 4 पाई R2 स्क्वायर। तो आवेश घनत्व हो जाएगा, आवेश घनत्व, तो आवेश घनत्व तो क्या हो जाएगा, तो आवेश की मात्रा तो Q प्लस कैपिटल Q और 4 पाई R1 का स्क्वायर। तो ये हो गया आवेश की मात्रा, ठीक है। वो कर लीजिए जल्दी से इसे।
हो गया। अब देखिए इसका जो दूसरा कह रहा है, तो इसमें थ्योरी आपको लिखना है। दूसरे में, क्या किसी कोटर में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है चाहे खोल गोलीय न होकर किसी भी अनियमित आकार का हो? तो आप गासीय थ्योरम में आपने पढ़ा था कि गासीय थ्योरम के अंतर्गत अगर कोई आवेश नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र अगर कुछ भी हो तो जो वैद्युत फ्लक्स आता है, तो वैद्युत फ्लक्स आने वाला और जाने वाला, तो आने वाले को -φ, जाने वाले को +φ करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आवेश की मात्रा होता है वो तो शून्य होता है। आवेश की मात्रा क्या होता है? शून्य होता है। जब आवेश की मात्रा इसके अंतर्गत शून्य है, ये हम गासीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये गोल ही होता है, ये आवश्यक तो है नहीं। और अगर गोल है तो आप जानते हैं कि गोलीय पृष्ठ या गोलीय कोई भी गोला है, उसके अंतर्गत वैद्युत क्षेत्र E का मान क्या होता है? शून्य होता है। उसके अंतर्गत वैद्युत क्षेत्र E का मान शून्य होता है। लेकिन इसमें भी हो सकता है कि इसके अंतर्गत वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो, तो वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होने का कारण कहीं ऐसा नहीं है कि वह गोल ही होना जरूरी है, ऐसा आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, चलिए अभी हमने देखा था कि दो वैद्युत आवेश, जैसे द्विध्रुव है, द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर क्या वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है? वहां पर भी तो वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो क्या वो गोल है क्या? ऐसा तो है नहीं कि वो गोल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि दर्शाइए कि आवेशित पृष्ठ के एक पार्श्व से दूसरे पार्श्व पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत घटक में असांतत्य होता है, जिसे E2 - E1 से डिनोट कर सकते हैं। तो ये आप जो है E2 - E1, जो E2 - E1 इसको निकाला जाए तो ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन ये दर्शाना है। ठीक है, तो सिग्मा क्या होता है? तो आवेश घनत्व होता है। सिग्मा क्या होता है? आवेश घनत्व है। तो ये तो आप जानते हैं कि E2 जो है वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र जो होता है तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है? E इंटू डेल्टा S, और E इंटू डेल्टा S बराबर होता है Q अपान, समझिए आपको, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए E इंटू डेल्टा S, इसको अगर हम वैद्युत क्षेत्र का अंतर अगर डेल्टा E लिखें तो डेल्टा E इंटू डेल्टा S बराबर लिखेंगे Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए डेल्टा E बराबर लिख सकते हैं कि डेल्टा E बराबर, हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा E बराबर Q अपान डेल्टा S और एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए Q अपान डेल्टा जो S है वो तो स्मॉल सिग्मा है ना, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो डेल्टा E के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, या अलग अलग निकालते तो हम अलग अलग भी कर सकते थे कि फाई के स्थान पर E2 इंटू A हम ऐसे लिख दें, E2 इंटू A बराबर हम लिखेंगे Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E2 बराबर लिखेंगे Q अपान एप्सिलॉन नॉट, Q अपान A यहाँ पर लिखेंगे इंटू एप्सिलॉन नॉट। E2 हो गया ये तो। ठीक है, तो इसी तरह E1 निकालेंगे तो Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर E2 माइनस E1 कर दें तो Q अपान A कॉमन ले लें, Q अपान A। ठीक है, E2 माइनस E1, तो ये तो सिग्मा हो गया ना, ये क्या हो गया? सिग्मा हो गया। और Q1 Q2 अलग मात्रा होगा, ये Q1 होगा और यहाँ पर क्या होगा? Q2 होगा। कुछ न कुछ अलग अलग मात्रा होगा ना यहाँ पे। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो Q1 माइनस Q2, तो ये तो सिग्मा 1 अपॉन माइनस सिग्मा 2 ही होगा ना, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ठीक है,
अपान एप्सिलॉन लिख दें तो इसी को हम डेल्टा सिग्मा या सिग्मा अपान एप्सिलॉन लिख सकते हैं। क्यों? तो E2 माइनस E1 है तो चाहे आप ये लिखिए या फिर ये दर्शाइए, किसी को भी दर्शा दीजिए। फाई बराबर E इंटू डेल्टा एस बराबर क्यू, इसी को दर्शा दीजिए। तो लिख लीजिए, ये दूसरा है। 16 का पहला नंबर था। हो गया। इसी तरह हम जो है दूसरे के लिए दूसरा, इसी में दूसरा जो है 16 का जो दूसरा है वो कह रहा है कि दर्शाए कि आवेशित पृष्ठ के एक पार्श्व से दूसरे पार्श्व पर, एक पार्श्व से दूसरे पार्श्व पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र का स्पर्शीय घटक सतत होता है। तो ठीक इसी तरह हम उसमें भी करेंगे कि इसका सतत की जांच करने के लिए जो संवृत्त जो भी पास होता है स्थिर वैद्युत क्षेत्र के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो कार्य की गणना हम दिखा देंगे कि शून्य है। किया गया कार्य क्या है? शून्य है। चूंकि स्थिर है आवेश, आवेश तो स्थिर है, तो आवेश स्थिर है तो हमको जो है डेल्टा ई निकालना होगा। तो डेल्टा ई 0 हो जाएगा तो कार्य 0 हो जाएगा। सीधी सी बात है कि अगर हमें v बराबर जैसे डेल्टा v बराबर W बाई क्यू, तो W बराबर हो जाएगा, W बराबर होता है डेल्टा v इंटू क्यू। तो डेल्टा v 0 होगा तो कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यही आपको दर्शाना है, तो आप ये दर्शा सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो अब हम जो है कल मिलेंगे तो इसके आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, कल इसके आगे चर्चा करेंगे। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें, एक एक प्रश्नों को लेकर हम सॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे। और जितना डेरिवेट हम कर चुके हैं, बता चुके हैं, उनको केवल हम यहाँ थ्योरेटिकल वालों को चर्चा ही करेंगे। थ्योरेटिकल तो अभी यहाँ लिखेंगे नहीं। ठीक है, जो न्यूमेरिकल है उसे सॉल्व कर दे रहे हैं, थ्योरेटिकल में सिर्फ बता दे रहे हैं क्या क्या करना है आपको। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी। और भी लोगों को आप बताते रहिए ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर लें। आपके दोस्त यार आपके क्लास में पढ़ने वाले हैं, उन सभी को बताइए कि जल्दी से जल्दी जो है ज्वाइन कर लें क्लास। ठीक है, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।